नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स और उनके साथ-साथ जीई और नीट जैसी महाकठिन प्रवेश परीक्षाओं को एक साथ कैसे क्रैक किया जाए। इसे एक तरह से एक सीनियर मेंटर का ब्लूप्रिंट मान सकते हैं, जो तैयारी को एक बिल्कुल सटीक और नई दिशा देगा। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है वो ये है कि बोर्ड्स और एंट्रेंस एग्जाम्स दोनों मोर्चों पर एक साथ जीत कैसे हासिल की जाए। 11वीं और 12वीं के महत्वाकांक्षी छात्रों के लिए शायद ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। क्या पूरा फोकस सिर्फ बोर्ड्स पर रखें या सिर्फ एंट्रेंस की तैयारी करें? क्या दोनों नावों में एक साथ सवारी करना वाकई मुमकिन है? सच कहूं तो बिल्कुल मुमकिन है। और आज के इस विश्लेषण में हम इसी चुनौती को पार करने का पूरा मास्टर प्लान डिकोड करेंगे। हमारे आज के इस ब्लूप्रिंट के 6 मुख्य हिस्से हैं। पहला, द ट्रांजिशन, रियलिटी चेक। दूसरा, एनसीईआरटी फाउंडेशन को मास्टर करना। तीसरा, किताबें और हाई यील्ड टॉपिक्स। चौथा, स्ट्रैटेजी और टाइम मैनेजमेंट। पांचवा, बोर्ड्स और कॉम्पिटिशन्स के बीच संतुलन बनाना। और छठा, सबसे अहम, गलतियों और बर्नआउट से बचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, द ट्रांजिशन रियलिटी चेक। 10वीं के रिजल्ट्स के तुरंत बाद 11वीं कक्षा में कदम रखना, ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी एकेडमिक छलांग है जिसे समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जरा इसे ऐसे समझिए, क्लास 10वीं की साइंस एक छोटी सी शांत झील की तरह है, लेकिन 11वीं का सिलेबस वो एक उफनता हुआ विशाल समंदर है। अचानक से पढ़ाई का स्तर, कॉन्सेप्ट्स की गहराई, सब कुछ कई गुना बढ़ जाता है। तो स्वाभाविक है कि थोड़ी घबराहट होगी, लेकिन पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। एक सीनियर मेंटर की हैसियत से यही सलाह होगी कि इस नए समंदर में खुद को सेटल करने के लिए कम से कम 1 से 2 महीने का वक्त देना चाहिए। इस बदलाव को बिना डरे एक्सेप्ट करना ही हमारी सफलता का पहला कदम है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, मास्टरिंग द एनसीईआरटी फाउंडेशन। हम अक्सर महंगी और भारी भरकम किताबों के पीछे भागते हैं, है ना? लेकिन असल नींव तो हमारी एनसीईआरटी ही है। बिना सोचे समझे रट्टा मारने के बजाय कॉन्सेप्ट्स को शीशे की तरह साफ करने के लिए एनसीईआरटी को अपनाना बहुत जरूरी है। देखिए, सफलता की कुंजी मुख्य रूप से इन 4 बातों में छिपी है। नंबर 1, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को, लिटरली हर एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना। नंबर 2, हर हफ्ते डायग्राम्स की प्रैक्टिस और उनका रिवीजन करना। तीसरा, जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और इन टेक्स्ट सवाल हैं उन पर पूरी तरह से महारत हासिल करना। और चौथा, उन छोटे छोटे फैक्ट्स और एक्सेप्शंस पर फोकस करना जिन्हें अक्सर लोग छोड़ देते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाला फैक्ट बताऊं, नीट बायोलॉजी के लगभग 85% सवाल, जी हाँ 85%, सीधे एनसीईआरटी की लाइनों से उठकर आते हैं। तो इसे इग्नोर करने की भूल तो हरगिज नहीं की जा सकती। किसी ने बहुत खूब कहा है, नीट और जेई की राहें एनसीईआरटी की गलियों से होकर ही गुजरती हैं। और सच मानिए, ये बात 100% सच है। एनसीईआरटी सिर्फ कोई बेसिक सी किताब नहीं है, ये तो हाई स्कोर करने का असली सीक्रेट वेपन है। अगर इस पर एक बार मजबूत पकड़ बन गई ना, तो समझ लीजिए आधी जंग तो वैसे ही जीत ली गई। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, बुक्स एंड हाई यील्ड टॉपिक्स। एनसीईआरटी से एक मजबूत नींव तैयार करने के बाद अब वक्त है उस पर एक शानदार इमारत खड़ी करने का। कोर कॉन्सेप्ट्स की गहराई में जाने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फिजिक्स के लिए एच.सी. वर्मा और केमिस्ट्री के लिए ओ.पी. टंडन। ये दोनों ही बेहतरीन ऑप्शंस हैं। अब बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाते हैं, यानी हाई यील्ड टॉपिक्स, जैसे फिजिक्स में मैकेनिक्स, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जेनेटिक्स। तैयारी करते समय इन टॉपिक्स को हमेशा प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, क्योंकि यही वो टॉपिक्स हैं जो फाइनल एग्जाम्स में गेम चेंजर साबित होते हैं और एक बेहतरीन रिजल्ट की गारंटी देते हैं। तैयारी के दौरान कॉन्सेप्ट मैप्स का नाम तो बहुत सुना होगा, पर ये असल में है क्या? ये ऐसे विजुअल डायग्राम्स होते हैं जो जटिल और मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आपस में जोड़ने और फाइनल रिवीजन को सुपर फास्ट बनाने के काम आते हैं। जब हम मुश्किल टॉपिक्स के लिए माइंड मैप्स या फ्लो चार्ट्स बनाते हैं ना, तो हमारा दिमाग उन्हें एक तस्वीर की तरह सेव कर लेता है। इससे होता यह है कि लंबे समय तक चीजें याद रहती हैं और एग्जाम के प्रेशर वाले माहौल में भी आंसर तेजी से रिकॉल हो जाते हैं। विजुअल लर्निंग का ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, स्ट्रैटेजी और टाइम मैनेजमेंट।
देखिए, दुनिया की सबसे अच्छी किताबें भी किसी काम की नहीं है अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट ही खराब हो। अक्सर हम सोचते हैं कि लगातार 4-5 घंटे बैठकर पढ़ने से बहुत पढ़ाई होती है, लेकिन असल में इससे दिमाग पूरी तरह थक जाता है। इसकी जगह पोमोडोरो टेक्निक ट्राई करके देखनी चाहिए। ये कैसे काम करती है? बहुत सिंपल है। 50 मिनट तक एकदम डीप फोकस के साथ पढ़ाई, फिर दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक। ऐसे ही स्टडी ब्लॉक्स को रिपीट करना है और फिर कुछ ब्लॉक्स के बाद एक लंबा 20 से 30 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। ये तरीका दिमाग की चपलता और फोकस को पूरे दिन एकदम पीक पर बनाए रखने का सबसे कारगर नुस्खा है। अब उन छात्रों की बात करते हैं जिनके पास पीसीएमबी है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। ऐसे में एक बैलेंस डेली टाइम टेबल होना मस्ट है। इस चार्ट को देखिए, 35% समय मेडिकल वाले विषयों को, 35% समय इंजीनियरिंग वाले विषयों को, 20% समय मॉक टेस्ट्स और रिवीजन के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए, और जो बाकी 10% बचता है वो ब्रेक्स या फ्लेक्स टाइम के लिए है। ये जो वीकली टाइम टेबल का स्ट्रक्चर है, ये मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों ही तरह के एग्जाम्स के लिए पूरी तरह तैयार रखता है, बिना किसी कंफ्यूजन के। सेक्शन 5, बैलेंसिंग बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिशन्स। ये वो हिस्सा है जो शायद सबसे ज्यादा तनाव देता है कि क्लास 12 के बोर्ड्स और इन एंट्रेंस एग्जाम्स को एक साथ कैसे मैनेज किया जाए। लेकिन अगर हम सिलेबस के ओवरलैप को ध्यान से देखें तो बहुत बड़ी राहत मिलती है। जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। फिजिक्स में बोर्ड्स और एंट्रेंस के बीच लगभग 70% सिलेबस एकदम सेम है, बस जेईई में सवाल थोड़े ज्यादा डेप्थ में पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो लगभग 80% सिलेबस मैच करता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो लिटरली दोनों जगह एक जैसी है, और बायोलॉजी में तो 90% ओवरलैप है, क्योंकि दोनों जगह एनसीईआरटी ही सर्वोपरि है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब एंट्रेंस की जमकर तैयारी की जाती है तो बोर्ड्स की तैयारी तो काफी हद तक अपने आप ही हो जाती है। तो फिर समय को बांटा कैसे जाए? इसके लिए एक बहुत ही शानदार गोल्डन रेशियो है, 70-30 का स्प्लिट। अपनी रोज की पढ़ाई का 70% समय जेईई या नीट की तैयारी को देना चाहिए, क्योंकि वहाँ एमसीक्यू प्रैक्टिस और लॉजिक में बहुत समय लगता है, और बाकी का 30% समय बोर्ड्स की थ्योरी, आंसर राइटिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स को सुधारने के लिए रखना चाहिए। हाँ, जब बोर्ड्स एग्जाम्स बिल्कुल सिर पर आ जाएं तो इस रेशियो को अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट भी किया जा सकता है। अब आते हैं अपने आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, सेक्शन 6, अवॉइडिंग पिटफॉल्स एंड बर्नआउट। होता क्या है कि कई बार बहुत होनहार छात्र भी तैयारी के दौरान कुछ बहुत ही कॉमन गलतियों के जाल में फंस जाते हैं और आखिर में आकर मेंटली बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। तैयारी के दौरान इन 5 ट्रैप से हर हाल में बचना है। पहला, एनसीईआरटी की बारीकियों को हल्के में लेना। दूसरा, खराब टाइम मैनेजमेंट होना। तीसरा, कम मार्क्स आने के डर से मॉक टेस्ट ही ना देना। चौथा, अपने वीक एरियाज यानी कमजोर टॉपिक से आंखें चुराना। और पांचवां और शायद सबसे खतरनाक, पढ़ाई के चक्कर में अपनी नींद और सेहत की बलि चढ़ा देना। सच मानिए, ये वो गलतियां हैं जो सालों की कड़ी मेहनत को एक पल में बर्बाद कर सकती हैं। तो फिर इनसे बचने का रास्ता क्या है? प्रक्रिया बहुत साफ है। हर हफ्ते नियमित रूप से मॉक टेस्ट देने की आदत डालनी होगी। उसके बाद उन रिजल्ट्स का बहुत ही बारीकी से एनालिसिस करना होगा। इससे ये पता चलेगा कि कमजोरियां कहाँ हैं। फिर उन गलतियों को सुधारना है और दोबारा रिवीजन करना है। ये जो सेल्फ असेसमेंट का साइकिल है ना, ये बहुत क्रूशियल है। और हाँ, अगर कभी किसी टेस्ट में मार्क्स कम आ भी जाए तो निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसे बस एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है और हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखना है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक संतुलित आहार लेना, रोज़ाना थोड़ी बहुत कसरत करना और अपने दिमाग को पीक फोकस में रखने के लिए कम से कम 7 घंटे की अच्छी नींद लेना, ये कोई ऐशो आराम की बातें नहीं हैं, बल्कि ये नितांत आवश्यक हैं। एक मेंटोर के तौर पर यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारा शरीर ही साथ नहीं देगा तो दिमाग भी बीच रास्ते में हार मान लेगा। अपने उन लॉन्ग टर्म मेडिकल या इंजीनियरिंग गोल्स को हासिल करने के लिए फिजिकली फिट रहना और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना लिटरली पहली शर्त है। एक थका हुआ दिमाग किसी भी कठिन परीक्षा को कभी फतेह नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर है जिसे हमें हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए। अपनी मेंटल हेल्थ और मानसिक शांति को बचाकर रखना बिल्कुल उतना ही ज़रूरी है जितना कि फिजिक्स या मैथ्स की मुश्किल इक्वेशंस को सॉल्व करना। पढ़ाई तो करनी ही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अपने दिमाग को एग्जॉस्ट होने से बचाना भी उतना ही ज़रूरी है। खैर, अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में पहुंच चुके हैं। सारी रणनीतियां, सारे टाइम टेबल्स और सारी सीक्रेट्स अब बिल्कुल सामने हैं।
एक सही मेंटरशिप का ब्लूप्रिंट, बेहतरीन किताबें, स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट और एक विनर वाला माइंडसेट, सब कुछ डिकोड कर लिया गया है। तो अंत में बस एक सवाल खुद से पूछने वाला रह जाता है, क्या इस पूरे ब्लूप्रिंट को असल जिंदगी में पूरी ईमानदारी के साथ लागू करके अपनी उस आने वाली शानदार सफलता पर अपना दावा पेश किया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। उम्मीद है ये चर्चा काफी मददगार रही होगी।